हेलो एवरीवन। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल गुडविल पाथ में। और जैसा कि हमने पिछले क्लास में देखा था कि जो एनसीईआरटी 11th का जो हमारा बायोलॉजी का वेरी फर्स्ट चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड, उसके बारे में हमने जाना था। और आज उसी के सीरीज में जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, उसके बारे में स्टडी करेंगे। और आप जानते हैं कि नीट में जो है एनसीईआरटी को ही फॉलो किया जाता है और 99% क्वेश्चन जो है हमको बायोलॉजी का एनसीईआरटी से ही पूछा जाता है। तो हम जो है कम्प्लीटली एनसीईआरटी पे फोकस करेंगे। और द वेरी सेकेंड चैप्टर आपका यूनिट 1 का जो दूसरा चैप्टर है उसका नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। और इसमें जैसा कि हम जानते हैं कि मैंने बताया था पिछले क्लास में भी कि 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीशीज है टोटल। तो इतने सारे स्पीशीज है और इतने सारे प्लांट एंड एनिमल्स है, उनके बारे में किसी एक के बारे में जानना हो तो बहुत मुश्किल है। इसीलिए इसको आसान बनाने के लिए, एनिमल्स को पहचानने के लिए, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, स्टडी करने के लिए एक ऐसा सिस्टम तैयार किया गया ताकि उसको जो है कैटेगराइज कर दिया जाए, क्लासिफाई कर दिया जाए, ताकि हम लोगों को किसी भी प्लांट एनिमल किसी भी स्पीशीज के बारे में जानने में, समझने में, उसको आइडेंटिफाई करने में आसानी हो। तो इसीलिए इसका नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो जब से हमारा जो सिविलाइजेशन शुरू हुआ, जब से हमारी सभ्यता शुरू हुई है, तब से ही विभिन्न बायोलॉजिस्ट और साइंटिस्ट के द्वारा कोशिश किया गया कि प्लांट और एनिमल्स को क्लासिफाई किया जाए। सब ने अपने अपने तरफ से कोशिश की। पर पहले जो क्लासिफिकेशन होता था उसमें जो है वो जरूरत के हिसाब से क्लासिफाई किया जाता था। जैसे हमारी रिक्वायरमेंट है, जैसे एक ह्यूमन बीइंग की क्या अटमोस्ट रिक्वायरमेंट होती है, फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, ये 3 चीजें ही होती है। तो हमारे जो साइंटिस्ट थे उन्होंने भी जो शुरू में है वह इसी बेसिस को लेकर के क्लासिफाई किया था। लेकिन बाद में जो है जैसे हमारी समझ बढ़ती गई, बाद में जाकर के लोगों ने साइंटिफिक बेसिस को, विज्ञान के दृष्टिकोण से सारे प्लांट्स और एनिमल्स को क्लासिफाई करते गए। तो उसमें जो है साइंटिफिक बेसिस को ध्यान रखते हुए सबसे पहले जिन साइंटिस्ट ने पूरे प्लांट और एनिमल्स को, ऑर्गेनिजम्स को, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया था, उनका नाम है एरिस्टोटल। ही वाज द फर्स्ट पर्सन टू साइंटिफिकली क्लासिफाई द ऑर्गेनिज्म। और एरिस्टोटल ने जितने भी प्लांट्स हैं उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया, ट्रीज, सर्ब्स और हर्ब्स। ठीक है। और जो भी एनिमल्स है उसको उन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड किया, रेड ब्लडेड और जो रेड ब्लडेड नहीं थे। तो ये उनका मेथड था क्लासिफिकेशन का। जहां पे आप देखते हैं कि एरिस्टोटल दो मेन पॉइंट लेते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स। यही 2 ग्रुपिंग किया था उन्होंने प्लांट्स को जो है टोटल 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, ट्री, शर्ब्स और हर्ब्स में। वहीं एनिमल्स को 2 पार्ट में, वैसे एनिमल जिनका ब्लड रेड था और जो एनिमल जिनका ब्लड रेड नहीं था। तो ये 2 कैटेगरीज उन्होंने बनाए। बाद में जो है लीनियस ने 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था, जहां पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सबको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, प्लांट और एनिमल्स। लेकिन ये जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था ये सफिशिएंट नहीं था, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म थे जिनका नेचर अलग था, कैरेक्टरिस्टिक अलग था। लेकिन इस 2 सिस्टम में ही उनको इंक्लूड कर दिया गया। बहुत सारे यूनिसेलुलर थे, मल्टी सेलुलर थे, दोनों को एक साथ कर दिया गया। फिर फोटोसिंथेटिक थे कई ऑर्गेनिज्म, कुछ नॉन फोटोसिंथेटिक थे, उनको एक साथ कर दिया गया। कुछ ऑटोट्रॉपिक थे, कुछ हेटेरोट्रॉप्स थे, दोनों को एक साथ कर दिया गया। फिर प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स का ध्यान नहीं रखा गया। तो ये उनका क्लासिफिकेशन सिस्टम था। लेकिन साथ में ऐसे भी ऑर्गेनिज्म थे जिनको इस 2 किंगडम यानी प्लांट और एनिमल किंगडम दोनों में से किसी में भी जगह नहीं दिया गया। इसी वजह से जो है क्लासिफिकेशन सिस्टम में समय समय पे चेंज होता रहा। 2 किंगडम के बाद 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम आया जो हैकल ने दिया था। और आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम वाज गिवन बाय हैकल। और हैकल ने जो है प्लांट एनिमल तो था ही, उसमें उन्होंने एक प्रोटिस्ट जोड़ दिया। तो वहां पे 3 किंगडम हो गए, प्रोटिस्ट, प्लांट और एनिमेलिया। बाद में 4 किंगडम सिस्टम दिया गया कोपलैंड के द्वारा। और उन्होंने जो है इसमें किंगडम मोनेरा को ऐड किया। ठीक है। तो इस तरह से जो है यह बढ़ता चला गया। बाद में 1969 में
1969 में RH विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया, जिसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया आ जाता है, जिसके बारे में आप एनसीईआरटी में पढ़ेंगे। फिर उसमें भी चेंज किया गया, तो 6 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम आया उसके बाद, जिसको कार्ल लूज ने दिया था। तो इस तरह से जो है हमारे साइंटिस्ट ने अपनी अपनी समझ और समझ के बेसिस पे डिफरेंट सिस्टम और क्लासिफिकेशन दिए, और इस तरह से क्लासिफिकेशन में चेंज होते आए। हम अपने एनसीईआरटी में RH विटेकर के द्वारा जिन्होंने 1969 में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था, उसके बारे में पढ़ेंगे। और वो 5 किंगडम कौन कौन से थे? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया। और आप अपने एनसीईआरटी बुक में भी देख पा रहे होंगे कि एक चार्ट बना करके दिया गया है, जिसको जो है 5 कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे है, उसको डिवाइड किया गया है। उसमें सेल टाइप है, सेल कंपोजिशन है, फिर मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, फिर आप देख पा रहे होंगे कि उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, तो बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक को ध्यान दिया गया है। और एक टेबल के फॉर्म में सभी किंगडम्स के बारे में दिया गया है कि किस किंगडम का सेल टाइप कैसा है, उसका सेलुलर कंपोजिशन कैसा है, उनका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कैसा है। तो ये उस टेबल को जो है आपको ध्यान में रखना है, उससे हर साल क्वेश्चंस आते हैं, और इस साल भी आने के भरपूर चांसेस हैं। तो पहले जो क्लासिफिकेशन होता था वो जैसे कि एरिस्टोटल ने किया था क्लासिफिकेशन, उन्होंने जो है सिर्फ मॉर्फोलॉजी को ध्यान में रखा था, एक्सटर्नल फीचर्स को आधार बना करके उन्होंने 2 किंगडम दिया था, प्लांट और एनिमल्स। और बाद में हम देखते हैं कि ऐसी जरूरत महसूस हुई कि हमें सिर्फ मॉर्फोलॉजी को कंसीडर नहीं करना है, मॉर्फोलॉजी के अलावा और भी फीचर्स को ध्यान में रखना चाहिए, जैसे सेल स्ट्रक्चर, सेल वॉल का नेचर क्या है, फिर मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है ऑर्गेनिज्म का, उनका हैबिटेट क्या है, वो किस मेथड से रिप्रोडक्शन करते हैं, फिर उनका फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप क्या है। तो ये भी क्राइटेरिया जो है कंसीडर करने की बात कही गई, और इसी को लेकर के जो है फर्दर 1969 में RH विटेकर के द्वारा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया गया। और इसमें आप देखते हैं कि इस क्लासिफिकेशन सिस्टम में हुआ ये कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स थे, चाहे बैक्टीरिया हो, ब्लू ग्रीन एल्गी हो, तो इन सबों को जो है मोनेरा में रखा गया। मोनेरा में बैक्टीरिया को रखा गया, ठीक है। बैक्टीरिया हम जानते हैं प्रोकैरियोटिक है, तो इसमें यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स को रखा गया मोनेरा में। फिर प्रोटिस्ट में यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स को रखा गया, फंजाई में मल्टीसेलुलर, फिर सब में मल्टीसेलुलर, इस तरह से इंक्लूड करते चले गए। और आप अपने टेबल में एनसीईआरटी का जो ये चार्ट दिया है, आप देख पा रहे हैं, मेरे पास एनसीईआरटी की बुक है, और ये बायोलॉजी क्लासिफिकेशन का जो चैप्टर है उसके नेक्स्ट पेज में आप देखेंगे इस टेबल में, जिसमें दिया गया है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 5 किंगडम। तो इसमें सेल टाइप की बात की गई है, और जैसा कि मैंने बताया कि मोनेरा जो होते हैं वो प्रोकैरियोट्स होते हैं, और प्रोटिस्टा में जो है वो यूकैरियोटिक होते हैं। तो मोनेरस प्रोकैरियोटिक है, उसके बाद जितने भी किंगडम्स हैं उसके सभी के मेंबर्स जो है वो यूकैरियोटिक होते हैं। फिर जो सेल वॉल है उसमें वेरिएशन देखा जाता है। मोनेरा के सेल वॉल जो होता है वो नॉन सेलुलोजिक होता है। प्रोटिस्ट जो होते हैं उनमें सेल वॉल होता है, किसी में नहीं होता है। फंजाई में सेल वॉल प्रेजेंट होता है और वो बिना सेलुलोज का होता है। प्लांटी में जो है सेल वॉल प्रेजेंट होता है और वो सेलुलोज का बना होता है, जबकि एनिमिलिया में सेल वॉल नहीं होता है। तो इस तरह से जो है वेरिएशन पाया जाता है सेल वॉल के कंपोजिशन में। फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मोनेरस में एब्सेंट होता है, और बाकी जो फाइलम्स है बाकी जो किंगडम्स है, प्रोटिस्ट, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया, उनमें पाया जाता है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर मोड का होता है मोनेरा का। फिर प्रोटिस्ट जो होते हैं वो सेलुलर होते हैं। बाकी जो है उसके बाद फंजाई वो लूज टिश्यू के होते हैं और मल्टी सेलुलर होते हैं। प्लांटी में टिश्यू सिस्टम देखा जाता है, ऑर्गन ग्रेड देखा जाता है, जबकि एनिमिलिया में टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम, ये तीनों हो सकता है। फिर मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो मॉडर्न जो होते हैं वो ऑटोट्रॉपिक और हेट्रोट्रॉप्स हो सकते हैं, जबकि मोड ऑफ न्यूट्रिशन हम प्रोटिस्ट में देखेंगे कि ऑटोट्रॉफ, फंजाई में हेट्रोट्रॉफ, प्लांटी में ऑटोट्रॉफ और एनिमिलिया में हेट्रोट्रॉप्स। तो इस तरह से जो है सब में वेरिएशन किया जाता है। तो हम देखते ये हैं कि पहले का जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था उसमें चाहे जो भी ऑर्गेनिज्म हो, बैक्टीरिया हो, ब्लू ग्रीन एल्गी हो, फंजाई हो, मॉसेज हो,
फॉन्ड्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इस सब को जो है प्लांट में रख दिया गया। प्लांट में क्यों रखा गया? क्योंकि इन सब में क्या था? सेल वॉल था। और इस वजह से हुआ ये कि कई सारे प्रोकैरियोट्स को एक साथ मिला दिया गया यूकैरियोटिक के साथ। फिर कई सारे जो हमारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे उसको जो है मिला दिया गया मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के साथ। तो और इतना ही नहीं, जो कई सारे ऑटोट्रॉप्स थे जो अपना फूड खुद से प्रिपेयर करते थे उनको हेटेरोट्रॉप्स के साथ मिला दिया गया। तो ये सब भी इश्यूज हुआ जिसकी वजह से इसको जो है टाइम टू टाइम जो है साइंटिस्ट ने उस पर क्वेश्चन किया और उसमें चेंजेस चाहते रहे। और आप देखते होंगे कि इसी वजह से जो क्लेमाइडोमोनास है और स्पाइरोगारा है उसको जो है अंडर प्लांट रखा गया एल्गी में। फिर आप हेटेरोट्रॉप्स में बात करें तो हेटेरोट्रॉप्स में आप देखते हैं कि जो फंजाई है, फंजाई का जो सेल वॉल कंपोजिशन है वह सेलुलोज काइटिन का बना होता है, जबकि जो प्लांट्स है उनका जो सेल वॉल है वो सेलुलोज का बना होता है। तो ये सब भी वेरिएशन पाए जाते हैं। तो इस तरह से सेलुलर वॉल के कंपोजिशन में तो डिफरेंस पाया ही गया और भी बहुत सारे फीचर्स थे। इस वजह से डिफरेंट साइंटिस्ट ने अपने अपने हिसाब से अलग अलग सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिए। मोनेरा में हम जानते हैं कि उसमें यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स को रखा जाता है। फिर जो प्रोटिस्ट होते हैं उसमें यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स को रखा जाता है। फिर फंजाई में जो है वह मल्टीसेलुलर और हेटेरोट्रॉप्स आते हैं। फिर प्लांटिन में भी मल्टीसेलुलर हेटेरोट्रॉप्स, एनिमेलिया में भी मल्टीसेलुलर हेटेरोट्रॉप्स। तो सबका कंपोजिशन अलग है। फिर इसी वजह से हुआ ये कि जो हमारा जो किंगडम प्रोटिस्टा है उसमें क्लेमाइडोमोनास को रखा गया। और क्लेमाइडोमोनास के साथ और किस किस को रखा गया? पारामीशियम को भी रखा गया, अमीबा को भी रखा गया, क्लोरेला को भी रखा गया। जबकि हम जानते हैं कि क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला में दोनों में क्या होता है? सेल वॉल होता है, जबकि जो हमारा पारामीशियम और अमीबा है इनमें सेल वॉल नहीं होता है। तो ये सब भी कॉजेस थे जिसकी वजह से इस सब में चेंज होता रहा। और हमारा साइंटिस्ट का ये कोशिश है कि सिर्फ मॉर्फोलॉजी को ही ध्यान में न रखा जाए, सिर्फ मॉर्फोलॉजी एक्सटर्नल फीचर्स के ही बेसिस पे किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई न किया जाए, बल्कि हमें उसके साथ साथ इवोल्यूशनरी चीज़ों को भी ध्यान में रखना, उनका क्या फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप है उसको भी कंसिडर करना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से जो है हमारा सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वो चेंज होता गया। तो आप जानते हैं कि 5 किंगडम दिया गया है, किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटिन, एनिमेलिया। तो हमारे एनसीईआरटी में फिर बाद में बात की गई है किंगडम मोनेरा के बारे में। तो मोनेरा में जानते हैं कि बैक्टीरिया को इंक्लूड किया गया है। तो बैक्टीरिया जो होता है वह बहुत ही एबंडेंट होता है। अगर आप एक मुट्ठी अगर सॉइल मिट्टी ले तो उसमें 100 से ज़्यादा बैक्टीरिया आपको मिलेगा। और बैक्टीरिया जो होते हैं वो बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशंस में रहते हैं, वो बहुत ज़्यादा ठंड में, बहुत ज़्यादा गर्मी में, कहीं भी वो सर्वाइव कर सकते हैं। और वो पैरासाइट की तरह भी रह सकते हैं, डिजीज कॉज कर सकते हैं, हमारे बॉडी के ऊपर रह सकते हैं, बॉडी के इनसाइड में भी हो सकते हैं। और उनमें एबिलिटी होती है, उनका सेल वॉल का कंपोजिशन ऐसा होता है कि एक्सट्रीम हैबिटेट में सर्वाइव कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे होते हैं जो हॉट स्प्रिंग्स में, डेजर्ट्स में, डीप ओशियंस में रहते हैं। तो ये उनका डिफरेंट हैबिटेट होता है। तो एनसीईआरटी में आप देख पा रहे होंगे कि बैक्टीरिया को जो है वह आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में जो है क्लासिफाई किया गया है। तो आर्की बैक्टीरिया जो होते हैं वह प्रिमिटिव बैक्टीरिया होते हैं, ओल्डेस्ट लिविंग बैक्टीरिया, क्योंकि उनका जो सेलुलर कंपोजिशन ऐसा है कि वह किसी भी कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं। तो आर्की बैक्टीरिया का 3 टाइप्स आप जानते हैं, थर्मोएसिडोफाइल्स, हेलोफाइल्स और मिथेनोजिन्स। थर्मोएसिडोफाइल्स क्या होता है? जो हॉट स्प्रिंग्स में रहते हैं, एकदम हाई टेम्परेचर में वो सर्वाइव कर सकते हैं। फिर हेलोफाइल्स जो होते हैं जो सॉल्टी एरियाज में रहते हैं। इसके बाद आता है मिथेनोजिन्स। मिथेनोजिन्स मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया होते हैं। और ये मिथेनोजिन्स पाए जाते हैं आपको जो हमारे रूमिनेंट एनिमल्स हैं, डोमेस्टिक एनिमल्स हैं, उनके गट में पाया जाता है। और हम जानते हैं कि जो ये एनिमल्स हैं वो डंग प्रोड्यूस करते हैं और उनके डंग से जो है वो मीथेन का प्रोडक्शन होता है। और उसके लिए कौन सा बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है? मिथेनोजेंस। यही आर्की बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है मीथेन के प्रोडक्शन के लिए। उसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया होते हैं। आर्की बैक्टीरिया की हमने बात की। उसके बाद आता है यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया यानी ट्रू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया को एक्चुअल में बैक्टीरिया कंसिडर किया जाता है। और इसमें साइनो बैक्टीरिया आते हैं जिसको ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहा जाता है। अब ब्लू ग्रीन एल्गी जो है
वो एक्चुअली सिमिलर है आपका ग्रीन प्लांट्स से। हम जानते हैं कि ग्रीन प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर कर सकते हैं, उनमें क्लोरोफिल होता है। तो साइनोबैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया में भी क्लोरोफिल ए होता है। इस वजह से उनको जो है ग्रीन प्लांट्स की तरफ उनको कंसीडर किया जाता है। फिर ये जो हमारा बैक्टीरिया है साइनोबैक्टीरिया यानी यू बैक्टीरिया, ये यूनिसेलुलर होता है और क्या कहते हैं ये कॉलोनी बना के भी रह सकता है एक ग्रुप में, और ये फिलामेंटस भी हो सकते हैं, एक सेगमेंट्स बना करके रह सकते हैं। और ये मेराइन भी हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, पानी में भी हो सकता है, सॉल्टी वाटर में भी हो सकता है। और इनके बॉडी पे जो है, इनका जो बॉडी है वो सराउंडेड होता है, इन बैक्टीरिया का जो बॉडी है वह सराउंडेड होता है म्यूसिलेजिनस सीड से। एक कवरिंग होती है उनके बॉडी पे जो म्यूसिलेज का बना होता है, उनसे वो सराउंडेड होते हैं। और ये जो है साइनोबैक्टीरिया, ये आपको साइनोबैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी हेल्प करते हैं। अगर साइनोबैक्टीरिया की एग्जांपल की बात करें तो इसमें एनाबेना, फिर आपको नॉस्टॉक, ये सब साइनोबैक्टीरिया है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। ये फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है। अब बैक्टीरिया में भी, यू बैक्टीरिया में 3 टाइप्स हो गए, फोटोसिंथेटिक, कीमोसिंथेटिक और हेटेरोट्रॉपिक। फोटोसिंथेटिक जो लाइट की मदद से अपना फूड प्रिपेयर करते हैं सनलाइट के प्रेजेंस में। तो साइनोबैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है आपको। और ये उनमें एक स्पेशलाइज सेल होता है उसके लिए, जिसको बोलते हैं हेटेरोसिस्ट। हेटेरोसिस्ट साइनोबैक्टीरिया का एक स्पेशलाइज सेल है जिसकी मदद से वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। इसके बाद आता है कीमोसिंथेटिक। कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया क्या करते हैं, जो केमिकल फॉर्म है हमारा, जो इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट है जैसे नाइट्रेट हो गया, नाइट्राइट हो गया, अमोनिया हो गया, उसको ऑक्सीडाइज करके वो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं और उस एनर्जी से एटीपी का प्रोडक्शन करते हैं। तो ऐसे बैक्टीरिया को कहा जाता है कीमोसिंथेटिक। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है न्यूट्रिएंट्स के रिसाइकलिंग में। जो भी न्यूट्रिएंट है जैसे सल्फर हो गया, आयरन हो गया, फास्फोरस हो गया, इसके रिसाइकलिंग में यू बैक्टीरिया का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। उसके बाद आता है आपका हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया। ना ज्यादातर बैक्टीरिया जो है वो हेटेरोट्रॉपिक है। हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया बहुत एबंडेंटली पाए जाते हैं और इनका उसमें भी जो है वो ज्यादातर डिकम्पोजर्स होते हैं। डिकम्पोजर यानी ऐसे बैक्टीरिया जो अपना फूड खुद से प्रिपेयर कर सकते हैं, सॉरी अपना फूड के लिए वो जो है डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे डिपेंडेंट होते हैं। जो भी ऑर्गेनिक मैटर चाहे प्लांट रिमेन्स, एनिमल्स रिमेन्स, उस पे फीड करते हैं ऐसे बैक्टीरिया। तो ऐसे बैक्टीरिया को बोलते हैं डिकम्पोजर्स और वो हेटेरोट्रॉप्स होते हैं। फिर कई सारे ऐसे बैक्टीरिया है जिनका हमारे ह्यूमन के लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंस है, जैसे मिल्क, कन्वर्सन ऑफ मिल्क टू कर्ड। मिल्क से जब दही बनता है तो उसके लिए भी हेटेरोट्रॉप्स बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है। फिर कई बार आप देखते हैं कि जो एंटीबायोटिक्स का प्रोडक्शन होता है। फिर रूट नोड्यूल्स ऑफ हायर प्लांट्स में जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं, उसके लिए भी आपको हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया का बहुत ही इंपॉर्टेंस रोल है। तो बैक्टीरिया हमारे लिए यूजफुल भी है और हार्मफुल भी है। हम ये नहीं कह सकते कि बैक्टीरिया सिर्फ नेगेटिव रोल प्ले करते हैं, उनका बहुत सारा इंपॉर्टेंस है। फिर साथ ही कई बार ये डिजीज भी कॉज करते हैं एज अ पैथोजन। आप देखते हैं कई डिजीजेस हैं जैसे कि कॉलेरा हो गया, टाइफाइड हो गया, और साइट्रस कैंकर हो गया, फिर आपका और भी कई सारे टेटनस हो गया डिजीज। ये सब डिजीज जो है वह बैक्टीरिया के द्वारा ही कॉज किया जाता है, बैक्टीरिया ही इसका रीजन है। फिर बैक्टीरिया में जो होता है आपको रिप्रोडक्शन भी होता है। तो रिप्रोडक्शन आप फ्यूजन की मदद से वो रिप्रोड्यूस करते हैं। जो मेन उनका जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस वो फ्यूजन। हालांकि वो अनफेवरेबल कंडीशन में स्पोर्ट्स भी प्रोड्यूस करते हैं, स्पोर्ट्स के प्रोडक्शन से भी उनका रिप्रोडक्शन होता है। लेकिन उनमें एक और मेथड होता है सेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। ये बहुत ही प्रिमिटिव है। सेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन में होता ये है कि उनमें डीएनए का ट्रांसफर होता है। एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में जब डीएनए का ट्रांसफर होता है तो वो सेक्सुअल मीन्स ऑफ रिप्रोडक्शन होता है बैक्टीरिया। उसके बाद इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज दिया गया है आपके एनसीईआरटी में, वो है माइकोप्लाज्मा के। माइकोप्लाज्मा क्या होता है? यह स्मॉलेस्ट सेल, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म का सबसे स्मॉलेस्ट सेल है माइकोप्लाज्मा।
और ये बिना ऑक्सीजन के भी सर्वाइव कर लेता है। और इसमें सेल वॉल बिल्कुल भी नहीं होता, ये पूरी तरह से कम्प्लीटली सेल वॉल लैक करता है। और ये विदाउट ऑक्सीजन जैसे मैंने बताया उसमें भी वो सर्वाइव कर सकते हैं। तो ये आपको जो है अपने अभी मोनेरा के बारे में जाना, किंगडम मोनेरा के बारे में आपको डिटेल में ज़्यादा नहीं पढ़ना है, क्योंकि अब वो हमारा जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो बहुत चेंज हो गया है। अब आपको थॉरली कम्प्लीटली एनसीईआरटी पे फोकस करना है, और एनसीईआरटी पे बहुत ही लिमिटेड और कॉन्साइज कंटेंट दिया, आपको उसी को ध्यान में रखना है। और एनसीईआरटी को ही कई बार आप ध्यान से पढ़ेंगे। तो ये आपका चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का किंगडम मोनेरा तक जो है हम आज कंप्लीट किए हैं। और नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे कि बाकी जो फाइलम है, चाहे वो बाकी किंगडम जो है मोनेरा, चाहे प्रोटिस्टा हो, फंजाई हो, प्लेंटी हो, एनिमिलिया हो, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए किंगडम मोनेरा तक आप पढ़िए, उसको रिवाइज कीजिए, उसको लर्न कीजिए, और बाकी जो कंटेंट है हमारा वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।